हम अध्ययन करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972 के अध्याय 4 की धारा 22 का 22 में है कलेक्टर द्वारा जांच। कलेक्टर दावेदार पर विहित सूचना की तामील के बाद धारा 21 के खंड ख के अधीन उसके समक्ष किए गए दावे के बारे में और उस अधिकार के अस्तित्व के बारे में जो धारा 19 में वर्णित है और धारा 21 के खंड ख के अधीन दावाकृत नहीं है, शीघ्रता के साथ वहां जांच करेगा, इमीडिएटली, जहां तक कि वह राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सकता है। तो ये थी कलेक्टर द्वारा जांच धारा 22 में। अब आती है धारा 23। धारा 23 में कलेक्टर की शक्तियां। ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए कलेक्टर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अर्थात किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने तथा उसका नक्शा तैयार करने या ऐसा करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति। वही शक्तियां जो वादों के विचारण के लिए किसी सिविल कोर्ट में निहित होती है। तो हमने देखी धारा 23 जिसमें कलेक्टर की शक्तियां हैं। अब आती है अधिकारों का अर्जन। धारा 24। धारा 19 में उपधारा यह कहती है कि धारा 19 में निर्दिष्ट किसी भूमि में या उसके बारे में किसी दावे की दशा में कलेक्टर उसको पूर्णतः या भागतः स्वीकार करते हुए या नामंजूर करते हुए एक आदेश पारित करेगा। उपधारा 2 यदि कहती है कि यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर लिया जाता है तो कलेक्टर प्रस्तावित अभयारण्य की सीमाओं से ऐसी भूमि का अपवर्जन कर सकेगा या ऐसी भूमि को ऐसी भूमि में उसके बारे में अधिकार सिवाय वहाँ के जहाँ की ऐसी भूमि के स्वामी या ऐसे अधिकारों के धारक और सरकार के बीच किसी करार द्वारा वह स्वामी या ऐसे अधिकारों का धारक अपने अधिकार सरकार को अभ्यर्पित करने के लिए सहमत हो गया है और ऐसा प्रतिकर जैसा कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 1894 का एक्ट नंबर 1 में उपबंधित है, संदर्भ करके अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा। मुख्य वन्य जीव संरक्षक के परामर्श से अभयारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का जारी रहना अनुज्ञात कर सकेगा। किसके परामर्श से? मुख्य वन्य जीव संरक्षक के। अब आती है नेक्स्ट सेक्शन 25 धारा 25 अर्जन कार्यवाहियां। उपधारा एक कहती है कि ऐसी भूमि या ऐसी भूमि में या उसके बारे में अधिकारों के अर्जन के प्रयोजन के लिए ऐसा कलेक्टर समझा जाएगा जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन कार्यवाही कर रहा है। दावेदार को ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जो हितबद्ध है और इस एक्ट की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित हो रहा है। उस अधिनियम की धारा 9 से पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंध के बारे में समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो गया है। जहां दावेदार प्रतिकर के संबंध में अपने पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है, वहां उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस अधिनियम की धारा 18 के अर्थ में ऐसा हितबद्ध व्यक्ति है जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है और उस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अधीन उस अधिनिर्णय के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा। कलेक्टर दावेदार की सहमति से या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सहमति से प्रतिकर भूमि के या धन के रूप में या भागतः भूमि के रूप में या भागतः धन के रूप में दे सकेगा और किसी लोक मार्ग या सामान्य चरागाह के रोके जाने की दशा में कलेक्टर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से यावत साध्य या सुविधा अनुसार किसी अनुकाल्पिक लोक मार्ग या सामान्य चरागाह के लिए उपबंध कर सकेगा। उपधारा 2 कहती है कि इस एक्ट के अधीन किसी भूमि के या उसमें किसी हित के अर्जन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह लोक प्रयोजन
के लिए अर्जन है। अब आती है धारा 25 क। धारा 25 क में है अर्जन कार्रवाइयों के पूरा होने के लिए समय सीमा। इसकी उपधारा एक कहती है कि कलेक्टर धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य की घोषणा की अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर, कितने वर्ष की अवधि के भीतर? 2 वर्ष की अवधि के भीतर धारा 19 से धारा 25 के अधीन यथासंभव कार्रवाइयों को पूरा करेगा। कार्रवाइयों को कितने अवधि के भीतर? 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करेगा। उपधारा 2 कहती है धारा 25 का कि यदि किसी कारण से कार्रवाइयाँ 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो अधिसूचना व्यापगत नहीं होगी। अब आती है धारा 26, कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि कलेक्टर द्वारा धारा 19 से 25 के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियां या किए जाने वाले कृत्य ऐसे अधिकारी द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयुक्त की जा सकेंगी और किए जा सकेंगे।